तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे किसकी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो भारतीय चुनाव आयोग की हम बात करेंगे। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईसीआई बोलते हैं, ये किस पार्ट के अंदर आता है, तो पार्ट 15 के अंदर आता है। 15वें भाग के अंदर, 15वें चैप्टर के अंदर 15 पार्ट के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, भारतीय चुनाव आयोग भी बोलते हैं। और किस आर्टिकल के अंदर ये कवर होता है, तो आर्टिकल 324 टू 329 के अंदर ये कवर होता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके क्विक फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और इसके टर्म क्या है, इसका टेन्योर रिमूवल किस तरह से है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, और किस किस तरह की बॉडी है, और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ये सारी बातों को हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तमाम ये चुनाव आते रहते हैं और आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सुनते हो। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का इफेक्ट नहीं होता है, इंपैक्ट नहीं होता है, और वो डोमिनेट नहीं कर सकती है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी की पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है। इस वजह से हमारे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इस वजह से इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के बातों के बारे में जाने, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनके ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो जानने योग्य बात है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर्स कौन है, तो सबसे ऊपर आते हैं सीईसी, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, और इनको हम बोलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे मेन ऑफिसर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उनका नाम है, उनके पोस्ट का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनके नीचे दो सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके सहायक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स ईसी बोलते हैं। सबसे ऊपर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 1993 से देखिए, सबसे पहले हम अगर जानेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेन ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और दो इलेक्शन कमिश्नर्स का ये जो प्रचलन है, ये जो चलन है, ये कब से चला आ रहा है, 1993 से ये हमारे संविधान के अंदर चला आ रहा है। और उससे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अस्तित्व में आया। और 1950 से लेकर 1989 तक, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को फोकस करके, 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी के तौर पर काम करता रहा। मतलब सिर्फ उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हुआ करते थे। लेकिन 1989 से लेकर 1992 तक फिर से इसे क्या बना दिया गया, तो इसे बना दिया गया, आप कह सकते हैं 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन बीच में इसे फिर से रोकना पड़ा और ये फिर सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन 1993 से दोबारा से 3 मेंबर बॉडी इसको बनाया गया। मतलब फर्स्ट कौन होंगे, मुख्य तौर पर कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके नीचे कौन होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए, अपॉइंटेड बाय, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था, 25 जनवरी को स्टैब्लिश हुआ था। इसी वजह से 25 जनवरी को एवरी ईयर, 25 जनवरी को एवरी ईयर हम किस तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है एवरी ईयर। 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे कब, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो वो क्विक फैक्ट भी जानना जरूरी है। तो वो क्विक फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हु वाज द फर्स्ट सीईसी, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये आज भी पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। और अगर हम बात करें नाउ, अभी कौन है, करंटली कौन है, तो उनका नाम है
ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत सीनियर आईएएस ऑफिसर ओम प्रकाश रावत जो है वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं करंटली, और उनके नीचे 2 ईसी कौन है अभी, तो वो भी नाम जरूर जान लीजिए। ओम प्रकाश रावत कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके नीचे 2 ईसी कौन है, 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो ओम प्रकाश रावत कौन है, तो ये है सीईसी, और ईसी के नाम सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, और अशोक लवासा ये भी आईएएस ऑफिसर हैं। तो अभी नाउ एट प्रेजेंट हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ओम प्रकाश रावत। उनके नीचे जो ईसी है इलेक्शन कमिश्नर जो है, एक का नाम है सुनील अरोड़ा और दूसरे का नाम है अशोक लवासा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी हमने जाना, ईसी कौन है वो भी जाना, पहले कौन थे, सुकुमार सेन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हर साल हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देन पार्ट 15 के अंदर आता है आर्टिकल 324 टू 329। देन अब बात करेंगे टर्म की। अब इनका टर्म कितना होता है, तो सेम कैग की तरह इनका टर्म होता है, और वो टर्म है 6 इयर्स, 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हमने कैग में भी किया। या तो 6 साल तक ये वन गो टेन्योर अपना संभाल सकते हैं। मान लीजिए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, तो आज से लेकर 6 साल तक वो अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले उनकी उम्र 65 साल हो जाए, 65 इयर्स ऑफ एज हो जाए, तो उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, चाहे उनका टेन्योर 2 साल का हो, 1 साल का हो, चाहे 1 महीने या 1 दिन का ही क्यों ना हो। तो यहां पर जो भी पहले आ जाए, या तो 6 साल वो एक साथ अपना टेन्योर पूरा कर ले, या अगर उनकी उम्र 65 इयर्स ऑफ एज हो जाए तो उनका अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। और इनका रैंक जो होता है, तो रैंक जैसे मैंने बताया था कैग के टाइम पर भी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये 9वें रैंक पर आते हैं, 9वें रैंक के ऊपर आते हैं। किसके साथ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, यूपीएससी के चेयरमैन के साथ, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ ये 9th रैंक के ऊपर आते हैं। इसी वजह से इनका रिमूवल, अगर इनको इम्पीच किया जाएगा, महाभियोग इनके ऊपर लाया जाएगा, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग लाया जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक उनको भी हटाया जा सकता है। ये ओथ किसको देंगे, शपथ किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ये रेजिग्नेशन किनको देंगे, तो राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देंगे। तो तमाम ये क्विक फैक्ट्स जो है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और यहाँ पर आपने सुन भी लिया, तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम जरूर करेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 राइट टू वोट, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार जो हमारे पास है, वोट डालने का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास है, वो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 326 के अंदर आता है, जिसके अंदर हम अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं। और 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में हमने जरूर इस चीज को कवर किया था, 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा राजीव गांधी की सरकार के अंदर पहले वोट डालने की एज क्या हुआ करती थी, 21 ईयर्स। जी हाँ, पहले वोट डालने की एज थी 21 ईयर्स, लेकिन वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स पर किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन 1989, 1989। तो आर्टिकल 326 राइट टू वोट अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, जहां हमारे इंडिया के अंदर भारतीय नागरिक, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो नहीं है, मतलब किसी भी कम्युनिटी के लोग अगर 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, तो वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कुछ और क्विक फैक्ट्स के बारे में जाने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, तो सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब बिल्कुल आधी बॉडी है वो जुडिशरी की तरह ही। और यहाँ पर उनका काम क्या होता है, चुनावों को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना, उन चुनावों को आगे जाकर अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आता है, उन चुनावों के अंदर कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है,
उसको निर्णय देने का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। जी हाँ, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन हो, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो अलग बात है कि उनका डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन विधानसभा, लोकसभा और तमाम ऐसे इलेक्शंस जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल होता है, वहां पर अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो डिस्प्यूट जो है वो कौन सॉल्व करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सॉल्व करता है। देन पार्टीज को सिंबल देना, पार्टी को निशान देना, पार्टी का निशान क्या होगा? अगर कांग्रेस का निशान हाथ छाप है, पंजा छाप है, या अगर हम बात करें बीजेपी का निशान जो है वो कमल निशान है, इस तरह के निशानों को मंजूरी कौन देता है? उनके सिंबल को मंजूरी कौन देता है? पार्टी सिंबल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और तमाम चीजों का कंडक्शन का काम जो है और इलेक्शन को अच्छे मैनर में कंडक्ट करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में है। लेकिन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, विलेज लेवल पर पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हेल्ड नहीं करता है। उसे कौन हेल्ड करता है? उसे कौन कंडक्ट करता है? उसे कौन रेगुलेट करता है? तो जी हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसे रेगुलेट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब उसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में जाने जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले क्या होता था? बैलेट पेपर होता था, कागज के ऊपर आप स्टैंप लगाते थे, फिर उसको मोड़कर बैलेट बॉक्स के अंदर डालते थे, लेकिन उस चीज को खत्म किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हमारे भारत में सबसे पहली बार किस ईयर में किया गया था? तो फर्स्ट इसका इस्तेमाल हुआ था 1998 में। और ईवीएम का फुली इस्तेमाल, मतलब फुली इसको यूज कब किया गया था? 2004 में। मतलब पहली बार 1998 में भारत के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। लेकिन 2004 में मैंडेटरी कर दिया गया लोकसभा चुनाव में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही मतलब वोट दिए जाएंगे, और वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया 2004 के अंदर। देन कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर, जैसे एक टेक्नोलॉजी का नाम है वीवीपैट। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म इसका हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का मतलब क्या होता है कि अब आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एक छोटा सा कॉलम होगा जिसके ऊपर एक स्क्रीन लगी होगी, और वहां पे जब आप वोट डालिएगा तो वहां पर 7 सेकंड्स के लिए, 7 सेकंड्स के लिए वो नाम अपीयर हो जाएगा, वो वोट कंफर्म हो जाएगा, और आपको एक नाम दिखेगा जिसको भी आपने वोट डाला होगा वो सिर्फ आपको दिखेगा फॉर 7 सेकेंड्स ओनली। 7 सेकेंड के लिए वो रसीद, वो पेपर वहां पर आपको दिखेगा कि हाँ जिसको आपने वोट डाला, वो कंफर्मेशन आपको वहां पे दिख जाएगी। उसके बाद 7 सेकेंड्स के बाद वो खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये वीवीपैट टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि कई आरोप लगते रहे ईवीएम के ऊपर कि पार्टीज जो इसको हैक कर लेती है। तो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाइए, और आने वाले चुनावों में अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन आने वाले चुनावों के अंदर अब कंपलसरी कर दिया जाएगा वीवीपैट को। और इसके अलावा एक ऑप्शन और डाला गया, और वो ऑप्शन डाला गया नोटा का, NOTA। मतलब वहां पर ईवीएम के अंदर क्या होता था? ईवीएम के अंदर होता था कि सभी पार्टीज के नाम लिखे होते थे, सिंबल्स लिखे होते थे, और आपको किसी ना किसी अगर आप वोट डालने गए हैं तो आपको किसी ना किसी कैंडिडेट को वोट डालना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर राइट नॉट टू सेलेक्ट, मुझे ना चुनने का भी अधिकार होना चाहिए, और मुझे ना चुनने के अधिकार के तहत नोटा का भी अधिकार दिया गया। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द मतलब अबव का मतलब है कि ये राइट टू रिजेक्ट कह सकते हैं इसको, कि अगर नन ऑफ द अबव ज्यादा वोट पड़ गए तो वहां पर कैंडिडेट जो है डिसमिस माने जाएंगे, और आने वाले टाइम में दोबारा वहां पर चुनाव हो सकता है। लेकिन नन ऑफ द अबव का ज्यादा इस्तेमाल ना होने के कारण इसका ज्यादा बेनिफिट तो नहीं देखा गया, लेकिन आपको एक ऑप्शन जरूर मिला, और वो है नोटा का, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो दीज आर द क्विक फैक्ट्स, और इसके तमाम जानकारी को हमने जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही रीसेंट ट्रेंड वाला चैप्टर है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। तो इन क्विक फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगले सेशन में हम इससे भी इंपॉर्टेंट बातों को जरूर करेंगे।